नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान राजेश सातपुते जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। और बाजार के ऊपर नजर रखें तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार थोड़ा दबाव में देखने को मिल रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखिए थोड़ा दबाव है। मिड कैप में ज़्यादा आज दबाव देखने को मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक भी कुछ अच्छे मूव्स दिख नहीं रहे। हालांकि क्लोजिंग बेल्स पे इशारा होगा और इंडेक्स के ऊपर और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी हल्के दबाव के साथ 23,600 के करीब। एचडीएफसी बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईटीसी और भारतीय एयरटेल ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी में भी कंसोलिडेशन, करीब 3% चढ़ा इंडिया विक्स। ऑटो, एफएमसीजी और रियलिटी शेयर्स में दिख रहा है सबसे ज्यादा दबाव। रियलिटी शेयर में 2 से 3% तक फिसले मैक्रोटेक डेवलपर और फीनिक्स मिल्स। वहीं फार्मा, आईटी शेयर्स में हल्की रौनक। मेट्रोपोलिस और एबिट 5% तक उछलकर बने वायदा के टॉप गेनर्स। तीसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर नतीजों के बाद कमिंस में हल्की खरीदारी। क्वार्टर 3 में मुनाफा 13% तो रेवेन्यू 22% चढ़ा। वहीं सुस्त रिजल्ट के बाद करीब 2% फिसला गुजरात गैस। तीसरी तिमाही में घाटा बढ़ने से 4% तक फिसला स्विगी। कंपनी का घाटा 574 करोड़ से बढ़कर हुआ 800 करोड़। एबिटा लॉस में भी हुई बढ़ोतरी। वहीं सुलाव की भी कमजोर नतीजों के बाद 4% तक की गिरावट। नतीजों के लिहाज से आज बड़ा दिन। एसबीआई, आईटीसी, ब्रिटानिया, भारतीय एयरटेल समेत निफ्टी की 6 कंपनियां पेश करेंगी अपने रिजल्ट। 88% बढ़ सकता है एसबीआई का मुनाफा। ब्याज से कमाई में 7% की बढ़त संभव। वायदा की 11 कंपनियों के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। और दिल्ली में 27 साल बाद कमल खिलने के संकेत। 11 एग्जिट पोल में 9 में से बीजेपी की वापसी का जताया अनुमान। 2 में आप आगे और 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज बजट हेडक्वार्टर्स में। बजट की आपको यहाँ पे एक्सक्लूसिव कवरेज तो देखने को मिली थी, लेकिन इस टाइम पे हम बात करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन की। काफी सारे सवाल ऑलरेडी हमारे पास आ गए हैं। राजेश सर हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ गए हैं, लेकिन निफ्टी की बात करी जाए तो इस टाइम पे हाल थोड़े से बेहाल है। निफ्टी में गिरावट का सिलसिला हमें डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, लेकिन इंट्राडे में किस तरीके से प्लेसमेंट आती हुई हमें दिखाई देगी, ये तो सातपुते सर ही हमें अच्छे से बताएंगे। सातपुते सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग कंचन जी एंड श्रेया जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी, कैसा लग रहा है सर आपको पूरा का पूरा आज डे चार्ट? जिस तरीके के कल के हमने मूव्स देखे थे, आज के मूव्स क्या इस टाइम पे इंडिकेट कर रहे हैं? देखिए कंचन जी, अगर आप निफ्टी की चार्ट करें या निफ्टी की बात करें तो ये 22,800 से हमने पुल बैक देखा है। तो आप पहले ये नोट करिए कहाँ से चला है। 22,800 से लेके करीबन 23,800। तो यहाँ पे देखिए 1000 पॉइंट अगर निफ्टी चलता है तो उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ होना लाजमी है, लेकिन ये कूल ऑफ है। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि चार्ट पे बहुत बड़े सेल सिग्नल्स है। तो ये कूल ऑफ हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है। तो यहाँ पे बाय एंड डिप वाली स्ट्रेटेजी अभी भी मुझे लगता है काम कर रही है। रही बात लेवल्स की, तो देखिए मुझे लगता है निफ्टी 23,600 का सपोर्ट लेगा और 23,750 से 23,800। तो इस 200 पॉइंट के दायरे में मुझे लगता है आज निफ्टी का कामकाज होगा। ठीक है, 23,750, 23,800 के दायरे में निफ्टी आज काम काज कर सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं राजेश जी को। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारे कॉलर्स के साथ जुड़ते हैं। एक बात तरीका बता दो अपने सवाल पूछने का। स्क्रीन पे अभी आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 7045220000। इस पर अपने सवाल भेजिए और अपने सवाल पूछिए। संजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, पहले कॉलर। संजय जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी जी सर, आपका सवाल। फॉर कॉलिंग। जी सर, आपका सवाल। Yeah, I am holding 70 quantity. Good morning, Satpur sir. I am holding this 70 quantity of Bicon and more than 3 years. अभी 1-2 दिन में थोड़ा मूवमेंट आया. Now I am almost equal. So what should I do? Number 1. Number 2, Happiest Mind -40, -47. ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड तो फिलहाल उसमें लॉस में है। हाँ,
और बायोकॉन पर इनका सवाल है। बायोकॉन में सर प्रॉफिट में तो मतलब नेग्लिजिबल प्रॉफिट है, 396 पे अभी कारोबार कर रहा है। आज जैसा कि अभी कह रहे थे कुछ दिनों से तेजी देखने को मिल रही है, कैसे रीड कर रहे हैं इस काउंटर को? चार्ट्स में भी स्ट्रेंथ नजर आ रहा है क्या? यहाँ से इनका प्रॉफिट बढ़ सकता है? देखिए, मुझे लगता है बायोकॉन जब तक 400 का लेवल पास नहीं करता तब तक यहाँ पे बड़ी तेजी नहीं होगी। और हमने हिस्टोरिकली भी देखा है 400 410 के आसपास ही अटकता है और यहीं से ये घूम जाता है। तो देखिए, एक तो ऐसा है कि आपने जो एंट्री ली थी, जो पहले भी एंट्री ली थी, वो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे ली थी, प्रोबेबली इन एंटीसिपेशन ऑफ ब्रेकआउट। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस लेवल पे आपको एक बार एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप उसे एक बार के लिए ले लीजिए। अगर यहाँ पे आपको बायोकॉन ऐड ही करना है, तो करेक्शन में करिए। बायोकॉन का जो एंट्री पॉइंट है, एज़ फार एज़ द पोजिशनल कॉल इज़ कंसर्न, वो करीबन 350 से 340 है। सो एट अ लेवल ऑफ 400 मुझे लगता है दिस इज़ अ टाइम टू एक्सिट। 100 मतलब फिलहाल तो एग्जिट करने की सलाह मिली है बायोकॉन से आपको। सर एक और सवाल है इनका हैप्पीएस्ट माइंड पर। एक साल में 20% से ज़्यादा करेक्ट है, इनफैक्ट 21% करेक्ट हुआ। इन्होंने 3 साल पहले खरीदा था, लॉस में है काफ़ी। 1318 की खरीद इनकी और देखिए 688 के लेवल पर फिलहाल हैप्पीएस्ट माइंड कारोबार कर रहा है। क्या करना चाहिए? 629 इनफैक्ट 630 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं ये। देखिए, उन्होंने जो एंट्री किया है श्रेया जी, ये बहुत ही ऊपरी लेवल पे है। अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस उन्होंने प्लेस नहीं किया, क्योंकि देखिए आप उनका जो रेट है, उस रेट से करीबन आधा हो चुका है। तो टेक्निकली ये बोलना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप यहाँ पे लॉस बुक करो, क्योंकि 50% लॉस कोई बुक नहीं करता। अगर आप इन पर्टिकुलरली ब्रीड की बात करें तो यस, हैप्पीएस्ट माइंड ये एक अच्छा काउंटर है। नॉट ओनली हैप्पीएस्ट माइंड, देयर इज वन मोर, टाटा टेक्नोलॉजीज। मुझे लगता है ये दोनों काउंटर्स अच्छे हैं। तो इस लेवल से भी मुझे लगता है हैप्पीएस्ट माइंड में एक मूव मिलना चाहिए, लेकिन वो मूव ऑब्वियसली 1300 1350 तक का नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से देखिए, चार्ट पे 650 से लेके 680 इसका शॉर्ट टर्म एक्यूमुलेशन है और इसका जो स्विंग आना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप इसे थोड़ा वक्त दें, तो प्रोबेबली 6 से 8 महीने का इसका टारगेट 1000 का हो सकता है। तो उसके लिए वक़्त देना पड़ेगा। तो फॉर मी इट्स अ होल्ड, 650 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो ये थी राय हैप्पीएस्ट माइंड में। और परसों कंपनी के नतीजे भी आए हैं। अगर साल दर साल नतीजे देखे जाए तो थोड़ा सा पेन आता हुआ दिखाई दिया है। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगरतला से रजत जी हमारे साथ जुड़े हैं। रजत जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? मेरा तो टाटा मोटर्स में पहले 850 में लिया था, लेकिन अभी एवरेज करते करते 811 पे 96 शेयर है। ओके, मेरा ठीक है। 1 साल का टाइम है। ठीक है, तभी 1 साल का hold कर नजरिया है। हाँ। ओके, 1 साल का नजरिया, एवरेज करते करते करीबन जो 811 प्राइस हो गया है 811 के आसपास आ गया। लेकिन पिछले कुछ टाइम से टाटा के नंबर्स में, टाटा मोटर्स के नंबर्स में प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। जो जनवरी का सेल डेटा भी आया है, सेल्स का डेटा आया है, उसमें भी थोड़ा सा प्रेशर है। अगर डोमेस्टिक सेल्स की बात करी जाए या ईवी की बात करी जाए तो दोनों में एक गिरावट देखने को मिली है और जो कमर्शियल व्हीकल है वो भी फ्लैट साइड पे रही है। लेकिन बजट के बाद कंज्यूमर सेगमेंट में काफी ज्यादा सरकार का फोकस बढ़ गया है, जिसके चलते मैंने एक परसों रिपोर्ट भी पेश की थी जहां पे ऑटो सेक्टर में हो सकता है कि हमें एक तेजी देखने को मिले। ये सारी की सारी एंटिसिपेशन लगाई जा रही है। सातपुते सर, क्या लगता है कि टाटा भी इसका एक बेनिफिशियरी बन के सामने आ सकता है? देखिए, टाटा मोटर्स अगर आप यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट देखें, तो देखिए कंचन जी, इसका जो 200 वीक्स मूविंग एवरेज आता है वो करीबन 660 के आसपास आता है। परसों भी मुझे लगता है हमने जब बात की थी लास्ट वीक, तब भी मैंने यही कहा था कि ये 680 पे था तब, कि ये 660 650 का सपोर्ट होल्ड करना चाहिए और वहीं से ये पलटा है। मेरा अभी भी मानना है कि टाटा मोटर इज अ गुड बाय एट दिस लेवल। प्रोबेबली इसके लिए थोड़ा वक्त भी लगे, थोड़ा डाइजेशन होने में टाइम लगेगा, एक्यूमुलेशन होने में टाइम लगेगा, बट दिस इज नॉट द लेवल टू टू लिक्विडेट योर लॉन्ग पोजीशन या लॉस बुक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। रादर मुझे लगता है यहाँ से बाइंग होगी। मेरा इसका टारगेट जो है श्रेया जी, वो करीबन 850 का है, 850 से 900 का। सो फॉर मी इट्स अ होल्ड फॉर मी। अगर डिप मिले तो ऐड करें। टिप मिले तो ऐड करें, क्योंकि टाटा मोटर्स के चार्ट्स में फिलहाल राजेश जी को स्ट्रेंथ लग रही है और लगातार हम चर्चा भी करते थे टाटा मोटर्स पे। एक्सपर्ट्स का भी फिलहाल यही मानना है। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनु सक्सेना जी कोटा से। मनु जी नमस्कार। नमस्ते मैम। जी सर, आपका सवाल। मैम, मैंने आईपीओ अलॉट हुआ था आरआर काबल पे एट द रेट ऑफ 1035। मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये करेक्ट होते होते 1900 से अब फिर वापस बहुत कम पे आ गया, लगभग 1200 आ गया है। क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा करेक्शन इसमें देखने को मिली है। 1 महीने में देखेंगे तो
ऑलमोस्ट 12% से ज़्यादा करेक्ट हुआ है। 6 महीने का चार्ट 26% से ज़्यादा, इनफैक्ट 27% का करेक्शन। एक साल में राजेश जी 20% का करेक्शन दिखाया है आरआर कैपिटल में। क्या करना चाहिए इनको? फिलहाल लॉस में है, लेकिन क्या रणनीति अभी अपनाएंगे? चार्ट में तो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं यही चेक कर रहा था कि इसका सपोर्ट कहाँ है। देखिए, मेरे हिसाब से ये 1100-1150 जब आईपीओ लिस्ट हुआ था, उसके बाद से जो ये जो चला था, ये करीबन 1800, साढ़े 1800। तो ये जो करेक्शन है, इट्स अ वी शेप करेक्शन। वी शेप रैली की बात करते हैं, तो वैसे ही वी शेप का करेक्शन भी होता है। तो एग्ज़ैक्टली ये करेक्शन अपने सपोर्ट पे आके बैठा है। तो ऑब्वियसली यहाँ से, क्योंकि देखिए, काउंटर में ज़्यादा आप कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास बड़ा चार्ट नहीं है, तो जो लिमिटेड चार्ट है, उसमें इतना ही लगता है कि ये इसका जो रिसेंट लो था करीबन 1135 का, ये एक बार करिए होल्ड करेगा और यहाँ से फिर से रैली होगी। तो रैली कहाँ तक जाएगी? तो मेरा इसका टारगेट रहेगा करीबन 1450 से 1500। काउंटर अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फैंसी हो चुका था और इसकी वजह से वो लिक्विडेशन प्रेशर ज़्यादा था। तो एट दिस लेवल इट्स अ बाय, इट्स अ होल्ड। मेरे हिसाब से इसका टारगेट 1450 से 1500 का बनेगा। सो उसके लिए थोड़ा वक़्त लगेगा, प्रोबेबली आपको 1-6 महीना रखना पड़ेगा, लेकिन काउंटर अच्छा है। काउंटर अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से रखने का सलाह है। अभी प्रॉफिट में ही है, मैंने लॉस बोल दिया था, प्रॉफिट में ही है, तो प्रॉफिट और बन सकता है। 1450 से 1500 का टारगेट दिया है राजेश जी ने। होल्ड करें और इस लेवल पर बाई भी कर सकते हैं। कंचन, ओके, तो ये तो बात हो गई आरआर काबेल पे। चलिए आगे बढ़ा जाए और अहमदाबाद चलते हैं। प्रभात जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात जी, सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा 2 सेक्टर से सवाल है, एक यस बैंक और आईआरसीटीसी रेलवे एंड बैंक। सो पहले यस बैंक के बारे में बताता हूँ। 7000 शेयर्स है मेरे पास 77 रुपीज से। 77? यस मैम। ओके। एंड मैं इस शेयर को होल्ड कर रहा हूँ लास्ट 6 ईयर से। सो अभी मैं बहुत इनडिसीजन में हूँ, आई नीड सम हेल्प। जी ठीक है, मैं समझ गई। जैसे मैंने 77 आपका प्राइस सुना तो मैं भी एक बार के लिए शॉक हो गई थी कि कहाँ पे खरीदारी की है। तो एक काफ़ी भारी गिरावट तो देखने को मिली है और स्टॉप लॉस ना लगाने का एक हर्जाना भी भरना पड़ा है। सातपुते सर, यस बैंक 77 की खरीद और 19 पे कर रहा है कारोबार। हालांकि इस टाइम थोड़ा खबरों में बना हुआ है, इसने अपनी सब्सिडरी कंपनी में करीबन 150 करोड़ को इन्फ्यूज किया है वाया राइट इशू। लेकिन 77 तक की ट्रेजेक्ट्री क्या करना चाहिए? आई थिंक मैं टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, मैं यस बैंक पे कभी बुलिश नहीं था। मैं हर लेवल पे मैंने एग्जिट ही दिया था वो टाइम पे भी, और हर लेवल पे, क्योंकि हर लेवल पे इसमें बिकवाली थी। हर लेवल पे वहां पे आप देखो, क्वांटिटी के साथ आपके, नॉट ओनली बिकवाली, क्वांटिटी के साथ बिकवाली हो रही थी। तो तब से हम लोग, हमारा जो व्यू है वो निगेटिव ही रहा। इस लेवल पे भी मेरा व्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं। देखिए, वो 1919 के आसपास का भाव है, प्रोबेबली यहाँ से 21-22 जाए। लेकिन कहीं न कहीं तो आपको मन बनाना पड़ेगा कि क्या मैं इसमें से एग्ज़िट कर लूँ? क्योंकि देखिए, इसमें जो नुकसान है वो ब्याज खात का नुकसान है। अगर आप 6-6, 7-7 साल कोई काउंटर होल्ड करें और उसमें को आउटपुट नहीं आता है, तो एक तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो तो अलग है, लेकिन ब्याज का भी तो नुकसान होता है। तो उससे अच्छा कि कोई और काउंटर ले ले। तो फॉर मी, येस बैंक इज़ अ अवॉइड काउंटर। आप एग्ज़िट करें, चाहे तो 21-22 के आसपास का अगर आपको भाव मिले, तो आप एग्ज़िट करें, वो बात जुदा है। लेकिन काउंटर में दम नहीं है, इसमें पैसा मत फँसाइए, थोड़ा-सा आप किसी और काउंटर में चले जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। फॉर मी इट्स एन एग्ज़िट। ओके, तो यहाँ पे लॉस बुकिंग की सलाह है। आप चाहे तो अभी भी लॉस बुक कर सकते हैं। 21-22 का आपको लेवल मिलता है एक नियर टर्म, तो वहाँ से भी आप एग्जिट कर सकते हैं। इनका एक सवाल और था सर, आईआरसीटीसी पे 1253 की बाइंग है और 1000 शेयर है इनके पोर्टफोलियो में। अभी बजट के बाद तो जो बजट से जो एंटिसिपेशन लगाई गई थी कि हाँ रेलवे में भी शायद से एक बड़ा हमें केपेक्स आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसके कंपेरेटिवली थोड़ा सा निराशा हुई है इन्वेस्टर्स को, जिसके बाद वो निराशा हमें शेयर्स में भी देखने को मिली है। तो क्या इस टाइम पे एक जो फॉलिंग नाइफ हमें देखने को मिला है आईआरसीटीसी के अंदर, उसको कैच कर लिया जाए? करना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि काउंटर में जो करेक्शन हमने देखा, दिस इज़ एन इंटरमीडिएट करेक्शन। ये शुरू कहाँ कहाँ से हुआ था? तो देखिए, कंचन जी, 1100, साढ़े 1100 के आसपास का इसका हाई था। और वहां से हमने ये करेक्शन देखा, और ये करेक्शन नाउ इट इज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स 200 वीक्स मूविंग एवरेज। ये कहाँ बनता है 200 वीक्स मूविंग एवरेज? तो ये है करीबन करीबन, टू बी वेरी प्रिसाइज, 718। तो 720 पकड़ के चलिए, 720 का इसका 200 वीक्स मूविंग एवरेज है। करंटली इट इज एट 793। तो मेरे हिसाब से अगर आपको थोड़ा ऐड करना है, चाहे तो आप यस बैंक को बेच दीजिए, इसको ऐड करिए। ऐड करना है तो हर
पे आईआरसीटी से ऐड करें। मेरे हिसाब से ये जो करेक्शन है, ये अभी एक्यूमुलेशन फेज में चला गया है। तो यहाँ से थोड़ा आप एक्यूमुलेट करके जाइए। मेरा इसका जो टारगेट है, वो कम से कम रहेगा 900 से 950 का, एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। तो यहाँ से मुँह मिलना चाहिए। तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको एग्जिट करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक अच्छा मोमेंटम देने वाला काउंटर है। बस फिलहाल इसका मोमेंटम लैकलस्टर है, लेकिन काउंटर बढ़िया है। दिस इज अ टाइम टू एक्यूमुलेट। हैवी लॉस में, लेकिन फिलहाल अभी अभी जिस लेवल पे कारोबार कर रहा है आईआरसीटीसी, एक्यूमुलेट करने की सलाह है फिलहाल। स्ट्रेंथ अब यहाँ से देखने को मिलेगा। 900 से 950 का टारगेट राजेश जी की तरफ से आता हुआ। चलिए अब अगली कॉलर की तरफ चलते हैं और राम वोरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड से। राम जी सुप्रभात। जी नमस्कार। जी सर, आपका सवाल। सर मेरे पास 800 इंडियन ऑयल का शेयर है 185 पे, क्या करना चाहिए? ठीक है, 185 पे इन्होंने खरीद रखा है और 127 के लेवल पर कारोबार कर रहा है और काफ़ी हायर साइड इनकी खरीद है। इनफैक्ट कल इस ओएमसीज में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी हमें, और गोल्डमैन इनफैक्ट सारी ब्रोकरेज फर्म्स भी बुलिश नज़र आ रहे थे। क्या चार्ट्स में स्ट्रेंथ नज़र आ रहे हैं राजेश जी? आईओसी होल्ड करके चले 2 साल, फिलहाल 2 साल के नज़रिए से पूछ रहे हैं। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एक तो हाई डिविडेंड यहाँ पे मिलता है, तो वो एक अलग बेनिफिट आपको मिलता है। तो ये पोर्टफोलियो वाले काउंटर है। हालांकि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आपने ट्रेडिंग करते करते आप इन्वेस्टर बन गए, लेकिन ये इन्वेस्टर बन गए तो ये इस लेवल पे थोड़ा ऐड करिए। मेरे हिसाब से 120 से लेके 130, दिस इज अ टाइम टू एक्यूमुलेट आईओसी। मेरा इसका टारगेट करीबन 150 का है। 150 टू 155 इसका टारगेट बनता है, एटलीस्ट फॉर आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म। तो आप यहाँ पे बाय करें। स्टॉप लॉस होगा 120 के नीचे। अगर आपको डिप में मिले तो और बेहतर है। 120 के नीचे यानी 115 का स्टॉप लॉस आप रखिए। 5 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा 150 का टारगेट यहाँ पे एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आई थिंक ये अभी एक्यूमुलेशन लेवल पे है, ये बाइंग जोन में है। ओके, तो ये थी राय आईओसी पे, और साथ ही साथ जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनमें डेफिनेटली एक हलचल तो हमें आज के सत्र में देखने को मिल ही रही है। गैस कंपनीज में भी देखने को मिल रही है, बिकॉज दिल्ली इलेक्शन का पूरा उसके ऊपर एक वेदर थिन लेयर छाई हुई है। चलिए आगे बढ़ा जाए, प्रमोद जी से जुड़ा जाए। इंदौर से प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद जी नमस्कार। नमस्ते मैडम जी, आपका सवाल? मेरा सवाल ये था कि मेरे पास आईआरएफसी शेयर है 162.75 की खरीदी है और 490 है टोटल। ओके, बीच में जब अभी लास्ट टाइम भी थोड़ा सा इसमें एवरेज किया था मैंने, तो मेरा यही था कि इसको कंटिन्यू लेके चले कि क्या करे, बढ़ेगा, टाइम लगेगा, क्या हो सकता है? ठीक है, आईआरएफसी के साथ शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम आईआरसीटीसी की बात कर रहे थे, तो एक गिरावट तो बजट के बाद हमें डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर सारे ही रेलवे स्टॉक का एक्यूमुलेट करके अगर हम नंबर देखें तो 40,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन से हमें उड़ता हुआ दिखाई दिया है, पीएसयू की अगर बात करी जाए। इनफैक्ट राजेश सर, वापस से फॉलिंग नाइफ को कैच करा जाए या यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइम पे वेट एंड वॉच किया जाए? आई थिंक थोड़ा सा आप इसे वक्त दें, क्योंकि आपने थोड़ा इसको वक्त दिया, तो थोड़ा और वक्त दें, क्योंकि मुझे लगता है बजट के बाद यहाँ पे मोमेंटम आना चाहिए। रही बात लेवल्स की, तो जब तक ये 130 का लेवल कटेगा नहीं, क्योंकि देखिए ये जो करेक्शन शुरू हुआ था वो 220-225 के लेवल से शुरू हुआ था। तो अगर कोई काउंटर 220-225 से जब टूटता है और 130 तक आता है, तो इसका मतलब इसका एक इंटरमीडिएट फॉल, इंटरमीडिएट करेक्शन ओवर है, ऑलमोस्ट 50% का रिट्रेसमेंट हो गया। तो करंट लेवल से अभी बायर यहाँ पे दिखता नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू कि यहाँ पे बहुत बड़ा बायर दिखता नहीं है, लेकिन मैं एक होप कर रहा हूँ, मैं एक एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि 130 का लेवल अगर सही पड़ता है, तो करंट लेवल से कम 160-165 तक का मूव मिलेगा, जहां पे आपको एग्जिट करनी है। क्योंकि अगर आप देखें तो रेल स्टॉक देखे या डिफेंस स्टॉक देखे, तो सब्ड्यूड ही है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल पे थोड़ा वेट करें, थोड़ा वक्त दे और सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रखे। 160 के आसपास का भाव मिले तो एग्जिट कर ले, स्टॉप लॉस के नीचे। ओके, सातपुते सर, इनका एक सवाल और है। ट्राइडेंट पे 603 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, खरीदारी का भाव है करीबन 59 रुपीज़। ट्राइडेंट के जो रिजल्ट आए थे थोड़े से हमें पेन साइड में देखने को मिले थे, उसके बाद शेयर में एक ड्रैग डाउन भी देखने को मिला था। लेकिन इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस की तरफ नजर डाली जाए तो 31 रुपये पे कारोबार कर रहा है और बाइंग प्राइस से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। क्या इस टाइम पे करना चाहिए? कंचन जी, ये वीक चार्ट है, मेरे हिसाब से ये एग्जिट होगा। एग्जिट कहाँ पे होगा? 34-35 के आसपास अगर आपको एक पुल बैक मिले, एक रिलीफ रैली मिले, तो आप 34-35 पे एग्जिट करें, क्योंकि काउंटर में देखिए हर लेवल पे, हर उछाल पे इसमें बिकवाली हुई है। और बिकवाली के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब ये ओवरसोल्ड होता है चार्टिकली,
तब भी इस पे बायर खड़ा नहीं होता। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा फोकस है। अगर आपको इसी सेक्टर में रहना है देन प्रोबेबली इंडियन होटल एक थोड़ा सा बेटर लगता है मुझे। इवन आईटीसी जो मुझे लगता है उसमें भी एक मोमेंटम आता है, होटल इंडस्ट्री हम उसको पकड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर इसी सेक्टर में रहना है तो क्यों ना लीडर के साथ काम करें। अगर आप, क्योंकि इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि अगर गलती से हम अटक भी जाते हैं तो काउंटर आपको एक मोमेंटम देता है, एग्जिट देता है। लेकिन ये जो साइड काउंटर्स है तो इसमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। सो फॉर मी दिस इज एन एग्जिट। अगर आपको पुल बैक मिले तो और बेटर है। ठीक है, फिलहाल एग्जिट करने को की सलाह मिली है आपको ट्राइडेंट से और बेटर पिक्स बताए गए हैं राजेश जी की तरफ से। आप आईटीसी होटल्स चुन सकते हैं और इंडियन होटल्स में भी अच्छा स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है। तो होटल इंडस्ट्री में अगर आपको बने रहना है तो ये 2 स्टॉक्स पर फिलहाल नज़र रखिए। चलिए, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके सवालों का इंतजार। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन पे। निफ्टी की तरफ नजर डाली जाए तो इस टाइम पे डे लो के आसपास कर रहा है कारोबार, लेकिन अब वक्त हो गया है ग्रोथ कोड का, जो कि ग्रो और सीएनबीसी आवाज की एक खास पहल है जिसके जरिए हम आपको मार्केट से जुड़ी सारी बारीकियों और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बताते हैं, जिससे आप इन्वेस्टमेंट से जुड़े सही फैसले ले सके। और इस हफ्ते सीएनबीसी आवाज के यतिन मोता ने क्वांटिफाई कैपिटल के को फाउंडर और ट्रेडर सौरभ सिसोदिया से बात की है और जाना है कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग पर सेबी के नए रूल्स का क्या पड़ेगा असर। आइए देखते हैं। किस तरीके से रिटेलर को थोड़ा कॉशियस होना चाहिए सोशल मीडिया को यूज़ करने में? बिल्कुल, इनफैक्ट एक स्टडी आई थी जिसमें ये कहा गया था कि ड्यू टू सोशल मीडिया जो रिटेलर्स है मार्केट में ज़्यादा रिस्क लेने लग गए, बिकॉज उनको इतने इंसाइट्स आते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ और बता रहा है। एंड एक इंसिडेंट हुआ था यूएस में, गेम स्टॉक करके एक स्टॉक था जो रेडिट पे इतनी उसकी चर्चा होने लगी कि रिटेलर्स ने मिलके उस पूरे स्टॉक को इतना तेज़ी से चलाया कि हेज फंड, जो बड़े हेज फंड थे, उनको काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया। तो दैट इज़ द पावर ऑफ रिटेल एंड सोशल मीडिया। तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर सोशल मीडिया पे जो रिटेलर्स पढ़ के कुछ भी ट्रेड ले रहे हैं, अपना बेसिकली ड्यू डिलिजेंस कीजिए। कोई भी अगर आपको स्टॉक के बारे में रिकमेंडेशन दे रहा है उससे दूर रहिए। सोशल मीडिया पे जस्ट ट्राई टू गैदर नॉलेज कि अच्छा कोई कुछ सिखा रहा है तो वो सीखने की कोशिश कीजिए, बट स्टॉक स्पेसिफिक कोई भी रिकमेंडेशन सोशल मीडिया पे चाहे कोई भी कितना भी अच्छा, उसको फॉलो मत कीजिए। तो अगर कोई रिटेलर है या कोई ट्रेडर है तो किस तरीके से एक हाइप सिचुएशन से बचे सोशल मीडिया पे और जेन्युइन एडवाइस से बचे? क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं, आपको सोशल मीडिया पे इतने ही जेन्युइन लोग मिलते हैं और इतने ही फेक प्रोफाइल मिलते हैं। तो किस तरीके से दोनों के बीच में थोड़ा एक अंतर जो है वो समझना चाहिए? तो मेरा पॉइंट इसमें क्लियर है कि कोई भी रिटेलर अगर सोशल मीडिया पे आ रहा है तो उसका पर्सपेक्टिव सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं कोई चीज़ के बारे में कैसे नॉलेज ले पाऊँ। उसका ये पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए कि अच्छा कौन मुझे बता रहा है कि कौन से स्टॉक में डालना है, कौन से स्टॉक में मुझे फटाफट रिटर्न आएंगे। एंड आप देखोगे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, नाम नहीं लूँगा, बट वो प्रमोट भी कर रहे हैं स्टॉक्स को कि यार ये स्टॉक में डालो, डबल हो जाएगा, ये हो जाए। तो आई थिंक इससे दूर रहिए। ट्राई टू फॉलो पीपल हु आर एक्चुअली शेयरिंग जेन्युइन एडवाइस, आपको तरीका बता रहे रादर देन कि क्या आपको कौन सा स्टॉक लेना है, बेचना है। तो फिलहाल आपके लिए राय, ये ग्रो और सीएनबीसी आवाज़ की खास एक पहल। ठीक है, अब चलिए अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ते हैं और अनुज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। अनुज जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपका सवाल। गुड मॉर्निंग मैम, मेरे 2 शेयर्स पे सवाल है। एक केएनआर कंस्ट्रक्शन है मेरे पास 300 शेयर एट द रेट 315, और दूसरा अदानी एंटरप्राइज है 50 शेयर एट द रेट 2700। ठीक है, केएनआर कंस्ट्रक्शन पहले लेती हूँ आपका सवाल। अभी फिलहाल 300 के लेवल पर कारोबार करता हुआ अच्छी तेजी आज इनफैक्ट इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आ रही है, 7% करीब तेज होता हुआ डे हाई के आसपास, लेकिन ये थोड़ा लॉस में ही चल रहे हैं क्योंकि 315 इनकी खरीद है। स्ट्रेंथ नजर आ रहा है चार्ट पे, क्या करना चाहिए राजेश जी? आई थिंक श्रेया जी, उनको एग्जिट मिल जाएगा क्योंकि जिस तरह से ये पैटर्न पैन आउट हो रहा है 280 के आसपास, यहाँ पे हम लोग टेक्निकली इसे डबल बॉटम कहते हैं, तो एग्जैक्टली 280 का सपोर्ट लेके यहाँ से ये घूमा है, तो ये जाएगा करीबन 320 से लेकर 330 तक। यहाँ पे आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी लेनी है। अगर आप देखें तो जो मिड कैप काउंटर्स है उसमें थोड़ा सा मोमेंट कमी है, लेकिन अगर मोमेंट आता है तो वो मोमेंट में मुझे लगता है एग्जिट करना ज्यादा बेहतर हो।
ओके, तो ये थी राय केएनआर कंस्ट्रक्शन पर। तो चलिए वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे समेटने का। सातपुते सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो चलिए मैं तो आपसे अलविदा लेती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, श्रेया हमारे साथ जुड़ी रहेंगी और श्रेया आपके लिए लेके आने वाली है खिलाड़ी नंबर 1।